नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जो डेली अपनी क्लास चल रही है कोशिका के बारे में, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कोशिका के तीन अंग देखेंगे, यानी तीन भागों में बांटेंगे। उसी के आधार पर अपन आगे के इसको एक एक डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो ये कोशिका है, तो कोशिका के कितने अंग होते हैं? तो कोशिका के तीन अंग होते हैं। कोशिका के अंग, तो कोशिका के तीन अंग होंगे। कौन कौन से? तो अपन तीनों अंगों के बारे में देखेंगे। तो पहला अंग क्या होगा, उसको बोलेंगे अपन कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। दूसरी कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका द्रव्य, या कोशिका द्रव्य जिसे बोलेंगे इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। तीसरा अंग क्या होगा? तो वो होगा केंद्रक को इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियस। तो इस प्रकार तीन अंग हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा अंग। तो दोस्तों, कोशिका के तीन अंग देख लिए अपन ने, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, यानी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब तीन ही अंग है, इन तीनों अंगों को पढ़ने पर अपनी कोशिका कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इनको एक एक को पढ़ेंगे कि कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, कोशिका द्रव्य में कौन कौन से अंग आएंगे और केंद्रक में कौन कौन से अंग आएंगे। लेकिन एक बार अपन इसको थ्योरेटिकल लिखने से पहले इस डायग्राम के माध्यम से समझ ले। तीनों अंगों को इसी डायग्राम में दिया गया है, जो आपको पता लग जाएगा। जैसे पहला अंग है कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन ये कोशिका भित्ति होती है, ये दिख रही है ना अपने को कोशिका भित्ति। जो ये अपने को ये लाइन दिख रही है, ये कोशिका भित्ति की लाइन है पूरी, ब्लैक जितनी भी कोशिका भित्ति की ये लाइन है, ये क्या है? कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति है। दूसरी बात, कोशिका भित्ति अपने को पता लगे सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिका के बाहरी आवरण है, दीवार है, वो कोशिका भित्ति ही होती है, पूरी कोशिका भित्ति की दीवार ही है। दूसरा अंग है कोशिका द्रव्य, यानी साइटोप्लाज्म। जो कोशिका के अंदर जो ये लाल डैश दिख रहा है अपने को, जो द्रव्य भरा है पूरा, जो ये द्रव्य भरा है, ये कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। बिल्कुल पूरा ये द्रव्य की तरह भरा है लाल, तो इसे साइटोप्लाज्म, यानी इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। तो ये साइटोप्लाज्म भरा है इसमें। और ये अपने को दीवार दिखाई दी, इसको कोशिका भित्ति यानी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति। अब जो अपना तीसरा अंग आएगा वो केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो ये केंद्रक है अपना, जो गोल है ये केंद्रक है, पूरा बड़ा वाला सर्किल है, ये केंद्रक है। तो ये न्यूक्लियस यानी ये केंद्रक, ये क्या है? केंद्रक। अब देखिए दोस्तों, अपन ने जो पूरी कोशिका बना रखी है, इस कोशिका में अपने को तीन अंगों का पता लग गया कि बाहर की दीवार कोशिका भित्ति, और जो इसमें कोशिका भित्ति के अंदर जो भरा है द्रव्य, वो क्या होगा? वो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म होगा। और इसके अंदर जो तीसरा अंग है बड़ा, वो केंद्रक यानी न्यूक्लियस। अब इसके अलावा भी जो अंग है वो भी कोशिका द्रव्य में ही पाए जाएंगे। जो अपने को दिख रहा है लाल, ये कोशिका के अंदर जो भरा है, ये कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में ही जितने भी कोशिका के अंग होंगे वो सारे इसी में तैरते रहते हैं, यानी इसी में ही भरे हैं। तो इसमें पहला अंग, जैसे मान लो अपन नाम देख रहे हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अपने कोशिका द्रव्य में ये दिखाई दे रही है आकृति, ये कौन सी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये कोशिका द्रव्य में ही होती है, कोशिका भित्ति के अंदर और कोशिका द्रव्य में और केंद्र के बाहर। तो ये होती है कोशिका अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा जो ये कोशिका द्रव्य में यह आकृति दिखाई दे रही है, उसको बोलेंगे अपन लाइसोसोम। क्या बोलेंगे? लाइसोसोम। तो इसको बोलेंगे अपन लाइसोसोम। इसके अलावा जो अपने को ये कोशिका द्रव्य के अंदर ये आकृति दिखाई दे रही है, इसको बोलेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। यह आकृति दिखाई दे रही है अपने को कोशिका द्रव्य में, तो इसको बोलेंगे हम वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं। इसके अलावा अब ये केंद्रक दिख रहा है अपने को, केंद्रक जो मोटा सर्किल है, बड़ा वाला सर्किल, ये केंद्रक है। लेकिन ये जो छोटा सर्किल और है अंदर, तो इसे न्यूक्लियस बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे केंद्रिका, केंद्रिका। केंद्र के अंदर भी एक और केंद्रिका होती है, तो केंद्रिका। इसके अलावा जो ये अपने को जो ये संरचना दिखाई दे रही है कोशिका द्रव्य के अंदर, तो ये संरचना राइबोसोम, तो इसको बोलेंगे राइबोसोम। और ये जो अपने को कोशिका द्रव्य में ये संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलेंगे गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी कोई, गोल्जी कोई। तो इस प्रकार अपने को पूरी कोशिका का पता चल गया कि इसमें कौन कौन से अंग आएंगे। तो सबसे पहले कोशिका भित्ति, जो बाहर की दीवार दिखाई दे रही है, इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। लेकिन कोशिका भित्ति के दोनों तरफ ध्यान रखना, एक झिल्ली और पाई जाती है, उसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। यानी कोशिका भित्ति के बाहर और अंदर की तरफ झिल्ली पाई जाती है, उसे कोशिका झिल्ली भी बोलेंगे। इस प्रकार कोशिका भित्ति के अंदर जो तरल पदार्थ यानी द्रव्य भरा रहता है, उसको बोलेगा अपन कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में ही ये सभी अंग, कोशिका के सभी अंग इसमें तैरते रहते हैं। जैसे लाइसोसोम भी इसमें ही है, रिक्तिकाएं भी इसमें ही है, केंद्रक भी इसमें ही है, केंद्रिका है, राइबोसोम है, गोल्जी कोई है, अंतःपर्दवी जालिका है और माइटोकॉन्ड्रिया। ये जितने भी चीज़ है, ये सब कोशिका द्रव्य यानी कोशिका का दूसरा जो अंग है, उसमें तैरते रहते हैं सभी चीज़ें कोशिका द्रव्य में ही। इसके अलावा केंद्रक, जो केंद्रक मेन होता है, जो कोशिका के बीच में होता है, तो वो केंद्रक होता है। और केंद्रक के बीच में भी एक छोटा सा केंद्रक, जिसे केंद्रिका बोलते हैं, यानी न्यूक्लियाई, और केंद्रक न्यूक्लियस होता है। अब केंद्र के अंदर भी एक, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो पदार्थ भरा है ब्लैक डॉट में, तो ये पदार्थ है, ये इसे बोलेंगे अपन न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्र के अंदर भी केंद्रक द्रव्य, इसको क्या बोलेंगे, तो न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी इसे बोलेंगे अपन केंद्रक द्रव्य। जो अंदर भरा है उसको बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। ध्यान रखना, ये तो जो कोशिका के अंदर भरा है ये तो है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, लेकिन केंद्र के अंदर जो द्रव्य भरा है उसको बोलेंगे केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस प्रकार अपने पूरे स्ट्रक्चर यानी कोशिका का पूरा स्ट्रक्चर पता लग गया। और इसके कितने अंग होते हैं, तो कोशिका के अंग 3 हो गए। पहला अंग हो गया कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, और तीसरा केंद्रक। तो तीनों को पता लग गया। पहला अंग जो अपना कोशिका भित्ति है, वो चारों तरफ यानी कोशिका की आवरण यानी दीवार बनाती है। दूसरी बात, और अपने को इससे ये भी पता लग गया दोस्तों कि कोशिका भित्ति क्या काम कर रही है, तो कोशिका भित्ति कोशिका के अंगों को बाहरी वातावरण से अलग रख रही है, यानी ये वातावरण यानी ये दीवार का निर्माण कर रही है। तो कोशिका के अंग है, ये सभी अंग है इसमें, तो ये अंगों को क्या कर रही है, बाहरी वातावरण से अलग रख रही है। दूसरी बात, कोशिका भित्ति कोशिका को एक निर्धारित रूप दे रही है, निर्धारित रूप दे रही है कोशिका भित्ति कि कोशिका को एक फॉर्मेशन दे रही है फिक्स, कि ये इसी शेप में रहेगी। तो ये कोशिका भित्ति का क्या काम हो गया, तो ये कोशिका भित्ति कोशिका की निर्धारित रूप यानी आकार प्रदान कर रही है। ये अपन लिखेंगे थ्योरेटिकल में, लेकिन अभी देख रहे हैं डायग्राम के माध्यम से कि कोशिका भित्ति कोशिका को निर्धारित रूप देती है, आकार देती है, और कोशिका के आंतरिक अंगों को बाहरी वातावरण से अलग रखती है। तो ये कोशिका भित्ति का काम हो गया। और ये किसकी बनी होती है, तो ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, यानी फॉस्फोजन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा ये तो अपन ने कोशिका भित्ति के बारे में बात कर ली। अब कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म जो लाल लाल दिख रहा है पूरा साइटोप्लाज्म ही भरा है इसमें, यानी कोशिका भित्ति के अंदर और केंद्रक के बाहर चारों तरफ जो द्रव्य भरा होता है वो कोशिका द्रव्य ही यानी साइटोप्लाज्म होता है। अपने को पता लग गया इस चीज़ का। अब तीसरा केंद्रक, तो केंद्रक कोशिका के अंदर बीच में एक मोटा बिंदु होता है यानी केंद्रक होता है। ये केंद्रक ही पूरी कोशिका पर नियंत्रण रखता है यानी कंट्रोल रखता है। तो ये बीचों बीच में होता है, सेंटर में होता है, तो इसे केंद्रक बोलते हैं यानी बीचों बीच में। इसके अलावा ये अपन ने पूरा फॉर्मेशन देख लिया कि ये क्या क्या है, इसमें क्या नहीं है, ये अपने को पूरा पता लग गया इस चीज़ का। अब अपन इसका एक एक का इसका क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि अंतःपर्दवी जालिका क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या है, लाइसोसोम क्या है, ये सभी क्या है। तो इनको अपन सारों को एक एक को डिफाइन करेंगे। तो एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं।
तो दोस्तों अपन ने देख लिया कि इसका ये पूरा फॉर्मेशन दिख रहा है अपने को कि कौन सी चीज़ कौन सी अंग में आ गई। अब अपन एक एक का इसकी डेफिनेशन और एक एक के बारे में देखेंगे कि कौन सी चीज़ क्या होती है, क्या आगे नहीं होती है। तो सबसे पहले अपन लेंगे कोशिका भित्ति को, फिर कोशिका द्रव्य को और केंद्रक को। लेकिन कोशिका द्रव्य को पढ़ेंगे उसमें एक एक को निकाल के सभी कोशिका द्रव्य में जितने भी अंग है उनको भी निकाल के अपन पढ़ेंगे। तो ये अपना पूरा फॉर्मेशन का पता लग गया कोशिका की, कोशिका किस प्रकार होती है। अब एक एक का इन पर डिफाइन करेंगे, तब तक एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब कोशिका का पहला अंग, जो 3 अंग बताए थे उसमें पहला अंग पढ़ेंगे, उसका नाम है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जिसे इंग्लिश में अपन बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति क्या होती है? तो कोशिका भित्ति कोशिका को एक बाहरी आवरण प्रदान करती है, यानी आकार प्रदान करती है, और कोशिका के जितने भी अंग होते हैं अंदर के उनको बाहरी वातावरण से अलग रखती है। और ये फॉस्फोजन और लिपिड की बनी होती है, यानी फॉस्फोजन के दोनों तरफ प्रोटीन की परत पाई जाती है, और कोशिका भित्ति के दोनों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इस प्रकार अपन देखते रहेंगे, एक एक पॉइंट लिखेंगे इसमें। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कोशिका भित्ति के बारे में ये है, यह कोशिका के अंगों को बाहरी वातावरण से अलग रखती है। तो ये कोशिका के अंगों को बाहरी वातावरण से अलग रखती है, क्योंकि दीवार है, कोशिका भित्ति है, तो ये बाहरी वातावरण से अलग रखेगी। दूसरा पॉइंट ये है, ये मतलब कोशिका भित्ति, ये कोशिका को एक निर्धारित रूप या आवरण प्रदान करती है। दूसरी लाइन क्या हुई? ये कोशिका को एक निर्धारित रूप या आवरण प्रदान करती है, क्योंकि ये कोशिका के सारी पूरे एक शेप में बनाती है, तो कोशिका के अंगों को या आवरण को बाहरी रूप प्रदान करती है, यानी फिक्स आवरण में प्रदान करती है। अगला पॉइंट क्या होगा? निर्माण। तो निर्माण में अपन देखेंगे कि निर्माण किससे होता है, यानी कोशिका भित्ति का निर्माण किससे हो रहा है वो देखेंगे। तो निर्माण में ये है फोस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो अपने को पता लग गया कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ये फोस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, यानी प्रोटीन के दोनों तरफ फॉस्फोजन और लिपिड की परत पाई जाती है। तो इसके अगला पॉइंट, इसमें प्रोटीन के दोनों तरफ फॉस्फोजन और लिपिड यानी वसा, लिपिड की परत पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, जो अपन निर्माण देख रहे हैं कोशिका भित्ति का निर्माण किससे हुआ? फॉस्फोजन और लिपिड से हुआ, यानी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से हुआ है। लेकिन इसमें प्रोटीन के दोनों तरफ क्या पाया जाता है? तो फॉस्फोजन और लिपिड की परत पाई जाती है। प्रोटीन के दोनों तरफ फॉस्फोजन और लिपिड की परत पाई जाती है। इसके अलावा कोशिका भित्ति के दोनों तरफ, यानी कोशिका भित्ति के भी दोनों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, पतली झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी अपन एक छोटा सा डायग्राम बना के देख ले एक बार कि अपने को कैसा पता चला। मान लो ये क्या है? कोशिका है। मान लो ये क्या है? कोई कोशिका है। ये मान लो ये कोशिका है, तो ये तो कोशिका की भित्ति हो गई। क्या हो गई? कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति हो गई। इसके अंदर ये मान लो कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, ये रिक्तिकाएँ है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, सब कुछ है, और ये कोशिका द्रव्य। लेकिन जो ये परत दिखाई दे रही है अपने को, ये है कोशिका भित्ति। अब ये कोशिका भित्ति
पहला पॉइंट कि कोशिका के अंगों को बाहरी वातावरण से अलग रखती है, क्योंकि ये कोशिका भित्ति है, सभी अंग इसी के अंदर ही पाए जाएंगे, कोशिका भित्ति के अंदर। और यह कोशिका को एक निर्धारित रूप या आवरण देती है। तो कोशिका को निर्धारित रूप भी यही दे रही है कि कौन सी शेप में रहेगी, वो भी यही दे रही है। इसके अलावा अभी इस भित्ति है, कोशिका भित्ति का निर्माण किससे हुआ? तो इसमें फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से होती है। तो ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन इस भित्ति के दोनों तरफ क्या पाई जाती है? तो दोनों तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति के भी दोनों तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है, अंदर और बाहर। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अपन कोशिका झिल्ली। तो इसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो ये किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज। तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो अपने को क्या पता, इससे क्या निकल के आया कि इसमें प्रोटीन के दोनों तरफ फॉस्फोजन और लिपिड की वसा परत पाई जाती है, प्रोटीन के दोनों तरफ। और कोशिका भित्ति के दोनों तरफ एक झिल्ली और पाई जाती है, जिसे कोशिका झिल्ली यानी सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली ये कोशिका का दरवाजा कहलाती है। ये अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट होगा ये है कोशिका का दरवाजा कहलाती है। तो कोशिका भित्ति क्या कहलाती है? कोशिका का दरवाजा कहलाती है, कोशिका का दरवाजा। क्योंकि जो भी चीज़ अंदर जाएगी कोशिका में वो इसी से होकर जाएगी, और जो भी बाहर आएगी वो इसी से होकर ही बाहर निकलेगी। तो इसे कोशिका का दरवाजा कहते हैं, यानी कोशिका भित्ति को कोशिका का दरवाजा कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली है, क्योंकि कोशिका भित्ति के दोनों तरफ है, अंदर भी और बाहर भी जो सेलुलोज की बनी हुई है। अब कोशिका भित्ति का भी क्या काम होगा? तो कोशिका भित्ति के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। एक फेगोसाइटोसिस, दूसरा पिनोसाइटोसिस और तीसरा विसरण, जिसे परासरण और विसरण यानी सक्रिय क्रियाएं होती है। तो फेगोसाइटोसिस मतलब कोशिका के अंदर जितने भी जो क्रियाएं, जो भी जितने भी पदार्थ जाएंगे उनको भक्षण का काम यानी खाने का काम कौन करेगी? तो वो करेगी कोशिका भित्ति यानी फेगोसाइटोसिस का काम करेगी। दूसरा पिनोसाइटोसिस यानी इसे कोशिका पान भी कहते हैं, यानी ये कोशिका जितने भी जो रस आते हैं, जितने भी उपयोगी द्रव्य पदार्थ हैं, उनको पीने का काम कोशिका भित्ति करेगी। तो इसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और तीसरा होगा वो कोशिका के सक्रिय, जिसे कोशिका की सक्रिय अंग कहते हैं। सक्रिय अंग जिसमें परासरण और विसरण की क्रियाएं होगी, यानी इसमें अन्य अनेक पदार्थ कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर भी आएंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसके आगे की जो कोशिका झिल्ली की यानी कोशिका भित्ति की जो 3 प्रमुख कार्य हैं वो भी देखेंगे एक बार। तो अब आगे देखें दोस्तों, अपन देखेंगे कोशिका भित्ति यानी कोशिका झिल्ली में कोशिका झिल्ली के कार्य। जो कोशिका झिल्ली के 3 कार्य होते हैं। जो कोशिका भित्ति के दोनों तरफ जो पतली परत पाई जाती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली के कार्य, कोशिका झिल्ली के कार्य यानी सेल मेम्ब्रेन जो है उसके कार्य, कोशिका झिल्ली के कार्य। तो कोशिका झिल्ली के 3 कार्य होते हैं दोस्तों, जो अब एक एक इनको देखेंगे। तो पहला कार्य क्या होगा? कोशिका झिल्ली का पहला कार्य होगा फेगोसाइटोसिस। क्या होगा? फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है भक्षण, यानी कोशिका भित्ति कोशिका में जितने भी बड़े अणु होते हैं उनको खा जाती है या भक्षण का कार्य करती है। इसका अर्थ क्या होगा? कोशिका भित्ति कोशिका में बड़े अणुओं को खा जाती है। इसे भक्षण कहते हैं। तो कोशिका में जितने भी कोई बड़े अणु आएंगे किसी भी चीज़ का, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, कोई जीवाणु हो, कुछ भी हो, तो उसको खाने का काम कौन करेगी? तो उसे खाने का काम करेगी वो कोशिका झिल्ली करेगी, जिसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। इस खाने की क्रिया को क्या कहेंगे? फेगोसाइटोसिस। दूसरा नाम इसे भक्षण भी कहेंगे। तो ये तो पहला कार्य हो गया कोशिका झिल्ली का। दूसरा कार्य पिनोसाइटोसिस।
दूसरा कार्य पिनोसाइटोसिस, इसे कोशिका पान भी कहते हैं, यानी कोशिका के अंदर तरल पदार्थ जितने भी आते हैं उनको पीने का काम कौन करती है, तो वो कोशिका झिल्ली करती है, यानी कोशिका भित्ति करती है। इस तो अब पिनोसाइटोसिस इसे कोशिका पान भी कहते हैं, इसे कोशिका पान भी कहते हैं। इसका पिनोसाइटोसिस का दूसरा नाम कोशिका पान, इसे कोशिका पान भी कहते हैं। आगे क्या होगा, यह कोशिका में तरल पदार्थों को पीने का काम करती है। तो पीने का काम कौन करती है, तो वो कोशिका झिल्ली करेगी, जिसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं, जिसे कोशिका पान भी कहते हैं। अब जो कोशिका झिल्ली का तीसरा काम होगा उसे बोलेंगे अपन सक्रिय क्रियाई, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों को आना जाना रहता है, उसे सक्रिय क्रियाई कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर पदार्थों का आना जाना सक्रिय क्रियाएं कहलाती है। तो सक्रिय क्रियाएं किसे कहते हैं, तो कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ आते और जाते रहते हैं, यानी आना और जाना जो लगा रहता है लगातार, उसे सक्रिय क्रियाएं कहते हैं। लेकिन सक्रिय क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, एक होती है परासरण और दूसरी होती है विसरण। अब परासरण होती है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की होनी, यानी जो पदार्थ कम हल्के होते हैं वो बड़े पदार्थों की तरफ जाएंगे, और दूसरा विसरण यानी बड़े पदार्थ यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी बड़े पदार्थ छोटे पदार्थों की तरफ आएंगे। तो ये क्रिया परासरण और विसरण की कहलाती है, जो सक्रिय क्रिया होती है। तो इस प्रकार जो कोशिका झिल्ली है, इसके तीन कार्य अपन ने देख लिए, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और सक्रिय क्रिया। फेगोसाइटोसिस में कोशिका भित्ति कोशिका के बड़े अणुओं को खा जाती है, यानी भक्षण का कार्य करती है। पिनोसाइटोसिस इसे कोशिका पान भी कहते हैं, इसमें कोशिका तरल पदार्थों को पीने का काम करती है। तीसरी सक्रिय क्रियाएं, इसमें कोशिका के अंदर पदार्थों का आना जाना यानी लगातार चलता रहता है। तो इसमें दो कार्य होते हैं, परासरण और विसरण। परासरण मतलब जो बड़े पदार्थ होते हैं, यानी परासरण मतलब जो कम सांद्रता के पदार्थ हैं वो बड़े पदार्थों की तरफ, और विसरण में बड़े पदार्थ कम सांद्रता के पदार्थों की तरफ यानी चलते रहते हैं। तो ये तीन अपने को पता लग गया कि कोशिका भित्ति के दोनों तरफ जो कोशिका झिल्ली पाई जा रही है, जिसको कोशिका का दरवाजा कहते हैं, वो क्या काम कर रही है, तो ये तीनों कार्य कर रही है। अब कोशिका जो भित्ति पड़ रही है उसमें ही एक मॉडल आता है जिसे बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी अपन देखेंगे, लेकिन एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में अपन देखते हैं। तो दोस्तों अपने देख लिया, अब एक कोशिका भित्ति के अंदर ही एक तरल पदार्थ से संबंधित एक मॉडल आता है जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं, यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ध्यान रखना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी इसकी परिभाषा क्या होगी वो देखते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो इसका प्रतिपादक कौन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसका प्रतिपादक है वो है सिंगर और निकोलसन। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देने वाले वैज्ञानिक सिंगर और निकोलसन थे। इस मॉडल के अनुसार, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार क्या हुआ कि इस मॉडल के अनुसार कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थ बर्फ के टुकड़ों के समान तैरते रहते हैं, जिसका सिर्फ अपन 1/10 भाग ही देख पाते हैं। यानी इस मॉडल के अकॉर्डिंग, एक बार परिभाषा देखिए इसकी, इस मॉडल के अनुसार कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थ बर्फ के टुकड़ों की तरह
टुकड़ों की तरह तैरते तैरते रहते हैं। यानी इस मॉडल के अनुसार कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थ बर्फ के टुकड़ों की तरह तैरते रहते हैं, जिसका हम सिर्फ 1/10 भाग ही देख सकते हैं। तो ये अपने को पता लग गया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का अर्थ क्या होता है। इसके प्रतिपादक सिंगर और निकोलसन वैज्ञानिक थे, लेकिन इस मॉडल के अनुसार कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थ बर्फ के टुकड़ों की तरह तैरते रहते हैं और हम सिर्फ क्या देखते हैं, उसका 1/10 भाग ही देख सकते हैं। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अपन ने पता लगा लिया। तो इस प्रकार अपन ने कोशिका के 3 अंग बताए थे, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो उसमें जो पहला अंग था कोशिका भित्ति, वो अपन ने विस्तार से उनकी चर्चा कर ली, किस प्रकार उसका निर्माण हुआ, कौन कौन से परत पाई जाती है, कोशिका को किस प्रकार वो आधार देती है, किस प्रकार अंगों को बाह्य वातावरण से अलग रखती है, ये अपन ने पता लगा लिया। और फ्लूइड मोज़ेक क्या होता है वो भी सारा पूरा डिटेल से देख लिया। अब देखेंगे अपन कोशिका का दूसरा अंग, जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ही पूरे द्रव्य पाए जाते हैं, यानी बहुत से अंग पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, सभी कुछ इसमें ही पाए जाएंगे। तो कोशिका का पहला अंग अपन ने क्लियर कर लिया, उसे बोलेंगे कोशिका भित्ति। अब जो अगला अपना अंग होगा वो होगा कोशिका द्रव्य। लेकिन एक बार आप इसको क्लियर कीजिए, फिर इसके बाद सेकंड अंग पे चलते हैं। तो पहला अंग अपन ने दोस्तों यहाँ पे देख लिया, पहला अंग था कोशिका भित्ति। अब जो कोशिका का दूसरा अंग है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, उसको देखेंगे। तो दूसरा अंग कौन सा आएगा अपना, दूसरा अंग रहेगा कोशिका द्रव्य, जिसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अब कोशिका द्रव्य इसका अर्थ क्या होता है, तो कोशिका द्रव्य जो कोशिका भित्ति के अंदर और केंद्रक के चारों तरफ जब जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं, यानी साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दोबारा देखिए, जो कोशिका भित्ति के अंदर और केंद्र के बाहर चारों तरफ जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं, यानी साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दूसरी बात, कोशिका द्रव्य में ही कोशिका के सभी महत्वपूर्ण अंग तैरते रहते हैं। तो एक बार आप इसको डेफिनेशन देखिए। तो कोशिका द्रव्य की इसे साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, अगली ये मतलब कोशिका द्रव्य, ये कोशिका भित्ति के अंदर और केंद्र के बाहर चारों तरफ एक तरल द्रव्य पाया जाता है। तो क्या हुआ, इसे साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। दूसरा, ये कोशिका भित्ति के अंदर और केंद्र के बाहर चारों तरफ एक तरल द्रव्य पाया जाता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसमें मतलब कोशिका द्रव्य में इसमें कोशिका के सभी महत्वपूर्ण अंग तैरते रहते हैं। तो अपन ने अभी तक साइटोप्लाज्म के बारे में क्या 3 पॉइंट नोट किए, और तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। पहला पॉइंट, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और दूसरा पॉइंट, यह कोशिका भित्ति के अंदर, यानी कोशिका भित्ति के तो अंदर, देखिए मान लो ये कोशिका है, तो ये तो क्या होगी कोशिका भित्ति, तो इसके तो अंदर, और इस केंद्रक, ये क्या है केंद्रक, यानी केंद्रक के बाहर चारों तरफ। तो ये क्या भरा है, तो ये भरा है, जो भी पदार्थ भरा है ये उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। यानी कोशिका भित्ति, ये दीवार दिख रही है, इसके तो अंदर और केंद्रक के बाहर
जो ये पदार्थ भरा है उसे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा इसमें कोशिका के सभी महत्वपूर्ण अंग क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। तो कोशिका के जितने भी अंग रहेंगे तो इसी द्रव्य में तैरेंगे, जैसे राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, रिक्तिकाएँ हो गई, जितने भी अंग हो गए वो सभी इसी में ही तैरते रहेंगे। तो कोशिका द्रव्य की अपन ने एक बार डेफिनेशन देख ली। अब दोस्तों जो कोशिका द्रव्य है उसमें जितने भी अंग पाए जाते हैं उसको एक एक को निकाल के उनको बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लो पहला अंग है उसे बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपर्दवी जालिका, तो वो भी इसी में कोशिका द्रव्य में ही होगा। फिर अपन माइटोकॉन्ड्रिया को निकालेंगे, वो भी इसी में से ही होगा। फिर गोल्जी को निकालेंगे, फिर राइबोसोम को निकालेंगे। इस प्रकार अपन पूरे अंगों को एक एक बार डिफाइन करते पढ़ेंगे। फिर लास्ट में केंद्र को निकालेंगे। तो ये सभी अपन इस किस में है, तो ये कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में ये अंग पूरे कोशिका इसी में ही है। तो पहला अपना जो अंग निकल के आएगा इसमें से उसको बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपर्दवी जालिका। तो एक बार आप इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और अपना जो पहला अंग होगा कोशिका का यानी कोशिका द्रव्य में जो पहला अंग है उसको निकाल के पढ़ेंगे। तो उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोशिका द्रव्य में जो पहला अंग निकल के आया उसका क्या नाम निकलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोशिका द्रव्य में पहला अंग क्या निकल के आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतःपर्दवी जालिका। अब देखिए दोस्तों अंतःपर्दवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है वो देखिए। तो ये पाया तो किस में जाएगा, ये पाया जाएगा कोशिका द्रव्य में ही पाया जाएगा। अपने को पहले ही पता चल रहा है कोशिका को दूसरा अंग पढ़ रहे हैं कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य में ये तैर रहे हैं। तो पहला अंग कौन सा तैरता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपर्दवी जालिका। अब सबसे पहले अपन इसको देखेंगे। तो इसका खोजकर्ता, तो सबसे पहले खोजकर्ता यानी खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता का नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खोजकर्ता अंतःपर्दवी जालिका के खोजकर्ता का नाम है तो वो है पोर्टर। कौन है, पोर्टर। इस वैज्ञानिक का नाम याद रखना। सीधा सीधा पूछते हैं कि अंतःपर्दवी जालिका की खोजकर्ता का नाम क्या है, तो उसका नाम होगा पोर्टर। आगे अगला पॉइंट, ये कोशिका में क्या काम करता है, तो कोशिका द्रव्य के अंदर ये काम क्या करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये कोशिका में वाहिकाओं का कार्य करता है। ये कोशिका में वाहिकाओं का कार्य करता है। तो ये कोशिका में क्या करता है, वाहिकाओं का कार्य करता है यानी आने जाने का काम कर रहा है, वाहिकाओं का कार्य करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दवी जालिका जिसे बोलते हैं वो कोशिका द्रव्य के अंदर क्या कार्य कर रहा है, तो ये कोशिका में वाहिकाओं का कार्य कर रहा है। इसके अलावा कोशिका की जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती है वो भी अंतःपर्दवी जालिका के द्वारा ही की जाती है। तो कोशिका में रासायनिक क्रियाओं का कार्य कौन करता है, तो वो भी अंतःपर्दवी जालिका ही करेगी। अगला पॉइंट क्या होगा, ये है कोशिका में रासायनिक क्रियाओं को संपादित करता है। तो रासायनिक क्रियाओं को संपादित कौन कर रहा है, कोशिका के अंदर रासायनिक क्रियाओं को संपादित कार्य करने का कार्य भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपर्दवी जालिका कर रही है। तो यह कोशिका में रासायनिक क्रियाओं को संपादित करता है। अब कोशिका में रासायनिक क्रियाओं को संपादित कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इस संपादित करने के कारण इसे कोशिका का प्लेटफॉर्म बोलेंगे। इसे कोशिका का क्या बोलेंगे, प्लेटफॉर्म। तो आगे देखिए अगला पॉइंट को होगा, इसे कोशिका का प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको अगर कोई पूछ ले कि कोशिका का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं, तो कोशिका का प्लेटफॉर्म अंतःपर्दवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। क्यों कि कोशिका की समस्त रासायनिक क्रियाएं संपादित करता है और वाहिकाओं का कार्य भी यही करता है। इसके अलावा जो अंतःपर्दवी जालिका है वो
स्तनधारी की आरबीसी में नहीं पाई जाती है, यानी जितने भी स्तनधारी है उनकी आरबीसी में जो रेड ब्लड कार्पल्स है उसके कोशिका में नहीं पाई जाती है, यानी आरबीसी की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। दूसरी बात, अंतःपर्दवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी और एक चिकनी। तो ये भी अपन 2 पॉइंट भी नोट करेंगे इसमें। पहला पॉइंट ये है, ये स्तनधारी मतलब जो दूध पिलाते हैं, स्तनधारी की आरबीसी में नहीं पाई जाती है, ये स्तनधारी की आरबीसी में नहीं पाई जाती है। अंतःपर्दवी जालिका स्तनधारी की आरबीसी में नहीं पाई जाती है, ये अपने को पता लगेगा किसकी, स्तनधारी की आरबीसी में नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना। इसके अलावा जो अपन पढ़ रहे हैं अंतःपर्दवी जालिका, ये 2 प्रकार की होती है, एक खुरदरी और दूसरी चिकनी। तो अपने यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे दूसरा पॉइंट होगा ये है 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी, एक तो कौन सी होगी, खुरदरी और दूसरी चिकनी। तो पहली खुरदरी और दूसरी चिकनी, यानी 2 प्रकार की अंतःपर्दवी जालिका 2 प्रकार की होती है, एक खुरदरी और दूसरी चिकनी। तो जो खुरदरी होती है उस पर तो क्या पाया जाता है और चिकनी पर क्या पाया जाता है। तो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पे तो क्या पाया जाएगा, राइबोसोम। जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका उस पर तो राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और जो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका उस पर क्या पाया जाएगा, तो चिकनी पे इस पे वसा पाई जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने टोटल जो पहला कोशिका द्रव्य है यानी साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, उसमें से जो अपन ने पहला अंग निकाल के पढ़ा उसका नाम था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपर्दवी जालिका। और उसके अंतःपर्दवी जालिका के खोजकर्ता पोर्टर, ये कोशिका के वाहिकाओं का कार्य करती है, कोशिका में ये रासायनिक क्रियाओं को संपादित कराती है, कौन, अंतःपर्दवी जालिका। और इससे में कोशिका का प्लेटफॉर्म कहते हैं, इसे कोशिका का प्लेटफॉर्म अंतःपर्दवी जालिका को बोलेंगे। ये स्तनधारी की आरबीसी में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा अंतःपर्दवी जालिका 2 प्रकार की होती है, यानी अंतःपर्दवी जालिका कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, एक खुरदरी दूसरी चिकनी। लेकिन खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है और चिकनी अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर वसा पाई जाती है। इस प्रकार अपन ने जो कोशिका द्रव्य में पहला अंग पढ़ा उसका नाम था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अपन दूसरा अंग पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं।